हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम गीता रावत है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता यूके डायरीज़ में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन यूके। तो यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको पूरा आज अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि आपको अगर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है यूके में, तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एक नर्सिंग डिप्लोमा या नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। या तो आपने जेएनएम किया हो, या आपने पोस्ट बेसिक की हो, या आपने बीएससी नर्सिंग की हो, या आपने एमएससी नर्सिंग की हो। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपके पास एजुकेशनल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए, आपका एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप किसी भी अपनी जैसे स्टेट काउंसिल है या फिर जैसे दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, आप उसके अंदर एज अ रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप अपनी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या दिल्ली नर्सिंग काउंसिल या कोई भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो पहले क्या होता था कि जो भी यूके के जितने भी ट्रस्ट हैं ये एक मिनिमम वर्किंग आपके पास एक्सपीरियंस मांगते थे। बट आजकल क्या है कि नर्सिंग की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है यूके में कि ये लोग एज अ फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं, या फिर कोई कोई जो ट्रस्ट हैं वो 3 महीने का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आप या तो 3 महीने का आपके पास मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस हो, या फिर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने अपने ट्रस्ट में खुद देखा है कि मेरे मेरे साथ जो मेरे कलीग्स आए थे उनमें से कोई कोई ऐसे थे जिनको सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वर्किंग एक्सपीरियंस था, एंड दे हैव बीन सेलेक्टेड इन द ट्रस्ट एज अ नर्स। तो आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो गई है। चौथी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये 3 रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती है इंडिया में। जो चौथी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसमें मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी नर्सेज जो इंडिया में है बहुत ही स्ट्रगल करती हैं उसको अचीव करने में। तो या तो आपके पास आईएलटीएस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, या आपके पास ओईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मैंने पर्सनली आईएलटीएस दिया था और मेरा आइल्स जो है वो क्लियर भी हुआ था। लेकिन अगर आप एज अ नर्स आपको लगता है कि भाई थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है आइल्स, तो आप ओईटी में बेझिझक जाइए, क्योंकि ओईटी जो है एज़ कम्पेयर टू आइल्स थोड़ा सा इजी होता है। इसमें जो भी आपकी स्पीकिंग होती है उसमें आपको जो भी सिनेरियो मिलते हैं सब मेडिकल रिलेटेड मिलते हैं। इवन जो आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के जो भी कंटेंट होता है वो सब मेडिकल प्रोफेशनल उससे रिलेटेड आता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास अगर आईएलटीएस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो बैंड अभी मांगा है यूके में, वो है आपके पास लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 7 होना चाहिए, और आपके पास राइटिंग में 6.5 हो तो चलेगा। और उसी तरह ओईटी में क्या है, आपके पास लिसनिंग में, रीडिंग में और स्पीकिंग में बी होना चाहिए, और राइटिंग में आपका C+ भी चलेगा। तो अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड मीट करता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूके आने से, क्योंकि ये मिनिमम बैंड स्कोर है जो कि चाहिए। और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि सबसे मेन जो एग्ज़ाम, जो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो यही होता है। अगर आपका ये क्लियर है, आपने मेहनत की और आपका ये क्लियर हो गया, तो फिर आपके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके पास आइल्स का मतलब आई मीन इंग्लिश का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए लैंग्वेज का, क्योंकि हम लोग नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है यूके में, जो भी आपका कम्युनिकेशन है पेशेंट से, जो भी आप केयर दोगे वो सब इंग्लिश में होता है। तो इसलिए मिनिमम आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है जिसको कि आप मीट करेंगे तभी आप यहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो जब आपका आइल्स का स्टेप्स पूरा हो जाएगा या ओईटी का आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो मेन आपको आगे प्रोसेस शुरू करना है वो करना है एनएमसी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो एनएमसी जैसे इंडिया में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, हर एक स्टेट की अपनी काउंसिल है, वैसे यूके के अंदर एनएमसी होती है जिसको बोलते हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो जितनी भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्सेज हैं वो सब यहाँ पर इस एनएमसी के अंडर रजिस्टर में उनका नाम होना ज़रूरी है, तभी वो एज अ बैंड 5 यहाँ काम कर सकती हैं। तो एनएमसी ने अपनी जो भी नर्सिस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट सेट की है।
तो उसमें से एक तो आइल्स की रिक्वायरमेंट हो गई या ओईटी की रिक्वायरमेंट हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद आप जब भी एनएमसी वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फर्स्ट इसके 2 स्टेप्स इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है। तो पहले स्टेप में जब आपके पास आइल्स का स्कोर कार्ड आ जाएगा या ओईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आप एनएमसी की वेबसाइट में जाके अपना एक ऑनलाइन एनएमसी अकाउंट बनाएंगे। फिर उस ऑनलाइन एनएमसी अकाउंट में जाके आप अपने बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका एजुकेशनल हो गया, डिग्री या फिर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हो गए, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको आपने डालना है। उसके बाद आपने अपने आइल्स का स्कोर कार्ड डालना है। उसके बाद आपने अपने वैलिड पासपोर्ट के लिए डालना है, कॉपी डालनी है, फोटो कॉपी, या अपलोड करना डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बात मैं आपको और दोस्तों बताना चाहूँगी कि अगर आपने आइल्स और ओईटी के लिए अपीयर होना है तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पासपोर्ट के बेसिस पे ही आपका एनरोलमेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप बात करते हैं एनएमसी रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने जैसा आपको पहले 3 डॉक्यूमेंट्स बता दिए। उसके बाद आपको चाहिए एक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब आप अपने ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे एनएमसी की वेबसाइट पे, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा ओवरसीज़ वेरिफिकेशन का। तो ओवरसीज़ वेरिफिकेशंस के लिए जो भी आपकी काउंसिल है, जैसे मेरी तो डीएनसी थी, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, तो मैंने डीएनसी नर्सिंग काउंसिल में अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाया और वहाँ पर ओवरसीज़ वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो वही सेम मैंने मतलब उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। मेरा डीएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया, उसके बाद मैंने अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड किए, और मैंने उसमें एक ऑप्शन डाला कि आई वांट टू make sure I am applying as a overseas nurse, so kindly do my overseas nursing verification with the NMC। उसके साथ आपको एक रिटन में एप्लीकेशन है जो अपलोड करनी है डीएनसी में। तो ये सब आपको करना है। तो डीएनसी के जो चार्जेस हैं वो 3500 चार्जेस हैं, मतलब 3500 रुपीज़ डीएनसी लेता है आपसे ओवरसीज़ वेरिफिकेशन कराने के लिए। पर मैं आपको पर्सनली एक बात बोलूँगी कि जैसे ही आप अपलोड करा लेते हैं उसके 7 दिन के बाद आप डीएनसी से फॉलो अप ज़रूर करें, क्योंकि डीएनसी थोड़ा टाइम लगाता है ओवरसीज़ वेरिफिकेशन करने में। तो जैसे ही आपका डीएनसी से आपको, अगर बीच में आप मेल भी डाल सकते हैं डीएनसी में कि मैंने ऐसे ऐसे इतनी तारीख को अपना ओवरसीज़ वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो अभी तक हुआ नहीं है, काइंडली लुक इनटू द मैटर। उसके बाद आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा और विद इन 1 या 2 दिन के अंदर आपका ओवरसीज़ वेरिफिकेशन जो डीएनसी या जो भी आपकी स्टेट काउंसिल है वो कर देगी। तो जैसे ही ये ओवरसीज़ वेरिफिकेशन का आपकी पर्टिकुलर नर्सिंग काउंसिल करती है एनएमसी के पास, तो एनएमसी के पास ओवरसीज़ वेरिफिकेशन का ऑप्शन येस आ जाता है कि हाँ भाई, ये जो कैंडिडेट है अपनी जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग एनएमसी जो है 14 दिन का टाइम लेती है इवैल्यूएशन करने के लिए। जब उनको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ओवरसीज़ वेरिफिकेशन भी मैच कर रही है, तो ये आपको पियर्सन व्यू का एक लिंक भेजते हैं। पियर्सन व्यू का लिंक में जाके आपको मेल आएगी, तो आप पियर्सन व्यू में अपना एक अकाउंट बनाएंगे। पियर्सन व्यू का जो अकाउंट है वो आपके सीबीटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एनएमसी का रजिस्ट्रेशन करना है, यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आपको आपके 2 एग्ज़ाम हैं, सीबीटी और ऑस्की, वो क्लियर करना है। तो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप इंडिया में बैठे क्लियर कर सकते हैं, और जो दूसरा है ऑस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और ये जब आप एक बार यूके में आ जाते हैं तो आपका ट्रस्ट आपके लिए बुक करता है और ये आपको वहीं आके देना होता है। तो जब आपका पियर्सन व्यू में लिंक आ जाता है तो आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट बना के उसमें आप अपने सीबीटी के एग्ज़ाम की डेट ले लेते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारे का सारा खर्चा बताऊंगी कि कितना मेरा पैसा लगा हर एक एग्ज़ाम को बुक कराने में, सब कुछ में, और क्या क्या मेरे को रिएम्बर्स हुआ। तो फिर इसके बाद जब आपका सीपीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आप एग्ज़ाम देते हैं। इसके कई सेंटर्स होते हैं हर एक जगह पे इंडिया के अंदर इसके सेंटर्स हैं। तो मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने सीपी कनॉट प्लेस में पियर्सन व्यू के सेंटर में जाके टेस्ट दिया था। तो जनरली बोलते हैं कि 24 टू 48 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे तभी आपको रिजल्ट आपके हाथों में दे दिया जाएगा, एक प्रिंट आउट आपको निकाल के दिया जाएगा कि आप पास हैं कि फेल हैं। तो सीबीटी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिसी पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप नर्सिंग रिलेटेड पार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीबीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आपके लिए जो भी मेरे मतलब जो जिस भी टॉपिक पे सीबीटी में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको एक वीडियो दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए सीबीटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे अब आपका सीबीटी क्लियर हो गया,
इसके बाद आप दोबारा अपनी एनएमसी में जाएंगे, ऑनलाइन एनएमसी अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका वहाँ पर सीबीटी स्टेटस पास्ट दिखाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप जो वेरिफिकेशन है वो करना है। उस वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप अपना सारा आईएल्स का डॉक्यूमेंट्स करेंगे अपलोड। इसमें मेन क्या होता है, आपको अपना मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें आप अपने कोई भी मेडिकल, आपका जो डॉक्टर होगा, फैमिली डॉक्टर या फिर कोई आपका फैमिली फ्रेंड या फिर फैमिली डॉक्टर जो है, या फिर कोई भी आपका फ्रेंड, जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जानते हैं, तो आप किसी का भी उसमें ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो एनएमसी वाले उस डॉक्टर की ईमेल आईडी पे एक फॉर्म भेजते हैं कि इस नाम के पर्सन ने आपका हमें रेफरेंस दिया है, एज आपका रेफरेंस दिया है, तो आपको इस कैंडिडेट के बारे में इसकी हेल्थ डिक्लेयर करनी है। तो उसमें वो डॉक्टर क्या होता है, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालता है, कहाँ पर काम कर रहे हैं, और पूरा लिखते हैं कि भाई आई नो दिस पर्सन एंड शी और ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल इलनेस। तो एक बार जब आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट उसमें पूरा हो जाता है तो अब उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होती है, फाइनल जो है सेकंड स्टेप के लिए। तो इसमें आपका जब एक बार क्लियर हो गया तो आपका पूरा प्रोसेस एनएमसी रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है। इसके बाद आपको क्या होता है, जब आपका एनएमसी में ये सब हो जाता है, आपको इंटरव्यूज़ देने होते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आपका आईएलटीएस क्लियर होता है, आप डिफरेंट एजेंसीज़ में ट्राई कर सकते हैं। सीबीटी से पहले भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, सीबीटी के बाद भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने पर्सनली जैसे ही मेरा आईएलटीएस क्लियर हुआ उसके बाद मैंने आईआईटीआर और एनवर्टीज़ और टीएनआई में कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने टीएनआई में अपना इंटरव्यू फिक्स कराया। तो फिर टीएनआई वालों ने मेरा इंटरव्यू फिक्स करा के जब मेरा उसमें क्लियर हो गया, तो जिस भी ट्रस्ट में मैं, साउथ वेस्ट इंग्लैंड के ट्रस्ट में, मेरे को ऑफर लेटर भी मिल गया। उसके बाद जब मेरा सीबीटी क्लियर हुआ तो मैंने अपने जो भी मेरे एनएचएस ट्रस्ट में मेरे को डील कर रहा था, जो भी पर्सन वहाँ पे, उसको मैंने ईमेल दिया कि भाई मेरा सीबीटी क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप वो आपको एक सीओएस के लिए आपके अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो सीओएस होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपका जो ट्रस्ट है, एम्प्लॉई है, वो आपको कुछ कुछ फॉर्म्स देता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, वो आपको भरने होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप सीओएस के लिए अप्लाई करते हैं, साथ साथ आपको अपने टीबी सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना होता है। कि यूके जो है इट्स अ टीबी फ्री कंट्री, लाइक यहाँ पर किसी को भी टीबी की ऐसे डिजीज़ नहीं है, जबकि इंडिया में तो इट्स मोर कॉमन। तो फिर आपको अपना एक टीबी सर्टिफिकेट टेस्ट कराना होता है, तो आपको एक टीबी सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैंने जो टीबी सर्टिफिकेट लिया था वो मैंने एक साधु वासवानी मिशन है शांति निकेतन में, वहाँ से लिया था। आप एनएमसी की वेबसाइट में जाके या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यूके में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं जो अलॉट किए हुए हैं इंडिया में, उसी का टीबी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि यूके एफिलिएटेड टीबी सेंटर्स इन इंडिया, और जो भी आपकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टीबी सेंटर चूज़ करके एक दिन वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके आप जाएंगे, तो उसी दिन आपको एक चेस्ट एक्सरे होगा और हाथों हाथ आपको टीबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जब आपके पास टीबी सर्टिफिकेट भी आ गया, उसके बाद आपको अपनी पीसीसी करानी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि वीज़ा में जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो आपके पास टीबी सर्टिफिकेट और पीसीसी भी होना चाहिए। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। तो वो आपका जनरली 15 दिन के अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आपको एक दिन जाके अपॉइंटमेंट जिस दिन आपकी मिली है पीसीसी के लिए, आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर आपके घर में 6 से 7 दिन के बाद एक पुलिस ऑफिसर आएगा और वो आपकी सारी वेरिफिकेशन करके जाएगा। उसके आपको मतलब मिनिमम 15 दिन के अंदर आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सीओएस भी आपके पास हाथों में आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करते हैं यूके के वीज़ा प्रोसेस के लिए। अच्छा, एक बात ये है कि जो भी हम एज अ नर्स जो है टीयर 2 वीज़ा में जाते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जाते हैं। तो इसमें जाने का एक फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो फैमिली है वो हमारे साथ एज अ डिपेंडेंट आ सकती है। तो जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप यूके वीज़ा एम्बेसी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारे के सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं, उसमें आपको अपना सीओएस, पीसीसी, आपका इंग्लिश का टेस्ट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं एनएमसी के, उसमें आप अपने अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका एक उसमें ऑप्शन आता है वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस का। तो वो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस
ट्रस्ट देता है। अगर आपने अपने आप से पे किया तो वो बाद में आपको रिइम्बर्स हो जाता है। तो जैसे मेरे टाइम पे वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो मेरी लगी थी वो 24,000 लगी थी, तो वो मेरे ट्रस्ट ने ही पे की थी। उनको मैंने वो उस टाइम पे वीज़ा फ़ी प्रोसेसिंग पे करने का जो लिंक था वो मैंने अपने ट्रस्ट को भेज दिया था, तो उन्होंने मेरा वो पे कर दिया था। तो उसके बाद जब आपका वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस उसमें हो जाती है तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट लेनी पड़ती है। तो आप एक अपॉइंटमेंट की डेट चूज़ कर सकते हैं और वीएफएस सेंटर पे जाके। तो कई सारे वीएफएस सेंटर हैं। अब दिल्ली के अंदर मैं गई थी सीपी में ही वीएफएस सेंटर में, यूके के लिए वीज़ा के लिए। तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, पासपोर्ट लेके जाना होता है मेन, और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, आपकी स्कैनिंग होती है, बायोमेट्रिक होती है, और आपका पासपोर्ट वो लोग रख लेते हैं। तो उसके बाद पासपोर्ट जब वो रख लेते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप बाय हैंड उसको रिसीव करेंगे या फिर आप उसको बाय कुरियर रिसीव करेंगे। तो मैंने बाय हैंड रिसीव का ऑप्शन दिया था। तो मेरे यूके के वीज़ा प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 7 वीक्स का टाइम लग गया था। तो एक बार जब आपका वीज़ा आपको मिल जाता है, आपको मैसेज आता है वीएफएस सेंटर से कि आप इस दिन आके आप वीज़ा अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास आपके पासपोर्ट देखेंगे, उसमें वीज़ा आ जाएगा, तो उसके बाद आप अपने ट्रस्ट को मेल करेंगे कि मेरे पास मेरा वीज़ा आ चुका है। तो जैसे ही आपका वीज़ा आएगा उसके बाद आपका जो ट्रस्ट है वो आपकी फ़्लाइट्स की बुकिंग कराता है और फिर आप पहुँच जाओगे यूके के अंदर, जिस भी दिन की आपकी फ़्लाइट की टिकट है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने सारा लिखा हुआ है कि मेरा कितना कितना पैसा लगा था। तो सबसे पहले जो मेरे पैसे लगे वो मेरे पैसे लगे आईएलटीएस को बुक कराने में। आईएलटीएस को बुक कराने में मेरे लगे 14,700, जो मेरे ट्रस्ट ने मुझे रिइम्बर्स कर दिया। उसके सेकंड स्टेप में मेरा लगा एनएमसी रजिस्ट्रेशन में। तो एनएमसी रजिस्ट्रेशन के मैंने आपको बताया 2 फेजेज़ होते हैं। तो पहले वाले फ़ेज़ में मेरे लगे 14,296 रुपीज़, जो मुझे मेरे ट्रस्ट ने रिइम्बर्स किया। उसके बाद मेरे ओवरसीज़ वेरिफिकेशन में मैंने आपको पहले बताया 3,500 रुपीज़ लगे, लेकिन वो रिइम्बर्स ट्रस्ट ने मुझे नहीं किया, वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस पे हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप, जब आप एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब आपका मेडिकल हेल्थ आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो डिक्लेयर कर देता है, उस वाले फेज़ में आपके लगते हैं, मेरे लगे थे ₹15,912। अच्छा, ये वेरी करता है उस दिन पाउंड का कितना रुपए और पाउंड में कितना, 1 पाउंड कितने रुपीज़ के बराबर है, उस हिसाब से आपका उस दिन का वेरी करता है। तो मेरे उस दिन लगे थे 15,912 रुपए। उसके बाद जब आप अपना टीबी टेस्ट कराते हैं, टीबी टेस्ट में आपके लगते हैं 2,500 रुपीज़। उसके बाद आप पीसीसी कराएंगे, पीसीसी में आपके लगेंगे 500 रुपीज़। उसके बाद आपने जो है वीज़ा प्रोसेसिंग में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका ट्रस्ट पे करेगा। अगर सपोज़ आपने वो अपनी तरफ से पे कर दिया तो ट्रस्ट डेफिनेटली आपको रिइम्बर्स करेगा। उसके बाद बात करते हैं फ़्लाइट्स की बुकिंग की। तो फ़्लाइट्स की जो भी टिकट्स हैं वो आपका ट्रस्ट पे करेगा, तो उसमें आपका एक भी खर्चा नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर जो मेरा खर्चा था सारे एग्ज़ाम्स की फ़ीस मिला के, आईएलटीएस की, एनएमसी की, टीबी की, पीसीसी की, वो मुझे बैठा था ऑलमोस्ट 52,000, जिसमें से मेरे ट्रस्ट ने मुझे सारा रिइम्बर्स किया। ओनली 3,500 एंड 500 फॉर पीसीसी एंड 3,500 फॉर ओवरसीज़ वेरिफिकेशन, मुझे वो रिइम्बर्स नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरा जो अपनी तरफ से लगा वो मेरा 4,000 रुपीज़ लगा। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट में आप यूके चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो सारी आपको फ़ीस रिइम्बर्स करेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से बाहर एज ओवरसीज़ नर्स काम करना चाहते हैं तो इस टाइम यूके इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो, बिकॉज़ यहाँ पर नर्सिस की बहुत ही क्राइसिस है। ये लोग आपको लेने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है और ये लोग आपका पूरा खर्चा कर रहे हैं। इवन जब आप यहाँ पर आकर रहेंगे तो स्टे करेंगे तो 2 महीने या 3 महीने के लिए ये आपको फ्री अकोमोडेशन भी देंगे, ताकि आप एडजस्ट हो जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको यूके आना ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब हम बात करते हैं, आप एक बार यूके में आ गए, जब आपका अभी भी एनएमसी ऑनलाइन में सीबीटी पास स्टेटस दिखाएगा, ऑस्की अवेटेड दिखाएगा। तो उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका जो ट्रस्ट है आपको 1 महीने ऑलमोस्ट कोचिंग, मतलब कोचिंग इन द सेंस क्लासेस लेगा आपकी ऑस्की के लिए। वो आपको पूरा फैमिलियराइज कराएंगे कि कैसा पैटर्न है, पूरी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपका जब जिस भी दिन ऑस्की बुक होगा उसके आप ऑस्की बुक करने वाले दिन अपना एग्ज़ाम देंगे। फिर उसके 3 से 4 दिन बाद ऑस्की का रिजल्ट आता है, और जब आप ऑस्की में पास हो जाते हैं तो आप एज अ बैंड 5 काम करेंगे रजिस्टर्ड नर्स। उससे पहले आप जब यूके में आएंगे तो आप एज अ बैंड 4 काम करेंगे, और बैंड 4 का भी आपको हाईएस्ट पे ग्रेड मिलेगा।
पर जैसे ही आप ऑस्की क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको बैंड 5 का पे ग्रेड मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, अगर आप 5 साल अपनी नर्सिंग लाइन में ही रह गए, 3 साल का आपका COS होता है, मतलब 3 साल के लिए आपका वीज़ा लगता है, उसके बाद आपका ट्रस्ट उसको रिन्यू कर देता है। तो अगर आपको 5 ईयर्स अपनी नर्सिंग लाइन में करते हुए हो गए तो आप अपने PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप PR के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर फिर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा और आप ब्रिटिश सिटीज़न बन जाएंगे, जिसके आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मिनिमम खर्चे में विदिन 3 मंथ्स के अंदर इंडिया से UK फ्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर ली हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं नर्सिंग जो कर रहे हैं या जो नर्स हैं ऑलरेडी, जो बाहर आना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो चलते चलते गीता ज्ञान मैं आपको देना चाहूँगी एज़ यूजुअल कि असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। ज़िंदगी के असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आप भी एक ऊंची उड़ान भरें, अपने सपनों को पूरा करें। मैं गीता UK डायरीज़ आपसे विदा लेती हूँ और फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।